morning students, most welcome to Ashwini's English classes. So students, we were studying time and tense concept. 10 sentences have been discussed earlier. So here we start our class with sentence number 11. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सेंटेंस नंबर 11 को आप देखेंगे। सेंटेंस गिवन है आई एम लविंग यू, और आप जानते हैं कि लव करना एक ऐसी वर्ब है जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम कहते हैं आई एम लविंग यू, इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी एक्शन होता है कि जनरल इन्फॉर्मेशन किसी को दे रहे होते हैं। आईएनजी फॉर्म इजारम के साथ में आईएनजी फॉर्म को हम कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं, एक्शन चल रहा है ऐसा बताते हैं आईएनजी फॉर्म से। अगर आईएनजी फॉर्म केवल एक्शन का कंटिन्यू रहना बताती है। आईएनजी फॉर्म का आप बेसिक यूज इस तरह से समझ लीजिएगा कि आईएनजी फॉर्म इजारम वाजवर के साथ में जब हम यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि कोई एक्शन स्टार्ट हो गया है, चल रहा है और कभी ना कभी समाप्त होता है। तो क्या हम जब किसी को बोलते हैं आई एम लविंग यू, तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने तुमसे प्यार करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 1-2 दिन बाद बंद कर दूंगा, या 1-2 दिन बाद मेरा तुमसे प्रेम करना पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह की बातें जब आपको बतानी हो जिनमें आपको सचमुच हाथ पैर ना हिलाने पड़ रहे हों और आप केवल जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हों और कार्य शुरू होकर समाप्त होने वाला न हो, जनरल इन्फॉर्मेशन जब आपको देनी हो तो आप कभी भी आईएनजी फॉर्म को यूज ना करें, इजारम को उसके साथ यूज ना करें। आप केवल वर्ब की बेसिक फॉर्म को यूज कीजिए जिसको कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, और वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आपका सेंटेंस होगा आई लव यू। गॉट द पॉइंट। सेकेंड सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस नंबर 12 हमारा आता है ही रीड्स नाउ। नाउ का मतलब है कि इस समय, जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय शायद कुछ हो रहा है, और अगर उस समय कुछ हो रहा है इट मीन्स काम चल रहा है और कभी ना कभी उसका रीड करने का एक्शन पूरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर टेम्परेरी एक्शन चल रहा है, इसको शो करने के लिए हमें आईएनजी फॉर्म को यूज करना पड़ेगा। और नाउ शो कर रहा है कि बात है प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा? इज आर एम में से कोई एक यूज करना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज रीडिंग नाउ। वह अब इस समय, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वह पढ़ रहा है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 13 की हम बात करेंगे आई राइट्स अ लेटर। हमने पढ़ा था कि जब हमें प्रेजेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, किसी एक के बारे में बात करते हैं, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नेम हो सकता है, रवि और सुनीता हो सकता है। ऐसी कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज करते हैं। लेकिन जब हम आई को यूज करते हैं, आई और वी, इनके साथ में या यू हो या दे हो या एक से ज़्यादा हो, तो इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, एस और एस यूज नहीं करते हैं। तो इस पॉइंट को जानने के कारण अब हमें क्या कहना चाहिए? आई राइट्स। आई जब हम अपनी बात करते हैं तो एस और एस वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर केवल बेसिक फॉर्म आएगी और आपका सेंटेंस हो जाएगा आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 14, ही गो टू टेम्पल डेली। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं यानी कि वो सिंगुलर हो जाता है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं इनको। भाई फर्स्ट पर्सन हम होते हैं बोलने वाले व्यक्ति, सेकंड पर्सन होता है जो हमारे सामने बैठा हुआ है, दूसरे नंबर का व्यक्ति, तीसरे नंबर का व्यक्ति थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, ही शी है, तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आती है। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब हम उसमें एस और ई एस ऐड कर देते हैं। तो इस पॉइंट को समझते हुए तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना चाहिए? ही गो और ही गोज। यस यू राइट, ही गोज ऐसा बोलना चाहिए, ही गोज टू टेम्पल डेली। सेंटेंस नंबर 15 की बात करेंगे। थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले का कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियोज ना देखी हो, पहले वो पहले वाली वीडियोज को देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियोज आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस हमें मिल रहा है रीटा क्राइज येस्टरडे। देखिए येस्टरडे को देखकर मालूम होता है कि जो क्राई करने का एक्शन है ये पास्ट का है, बीते हुए समय का है। बीते हुए समय में कुछ हुआ उसको बताने के लिए आप ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया करें। क्राई की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्राइड। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रीटा क्राइड, CRIED, येस्टरडे। ओके, इस येस्टरडे के कारण हमने यूज किया है सेकंड फॉर्म को। नेक्स्ट, ही फ्लू काइट्स इन द मॉर्निंग डेली। देखिए डेली का मतलब है कि वह कल परसों भी उड़ाता था, आज भी उड़ाता है, शायद कल भी आपको यहीं पर मिलेगा फील्ड में उड़ाता हुआ काइट को। जब हम ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो प्रेजेंट से रिलेटेड हैं, जो हैबिट है किसी की, अब भी ऐसा होता है, तो उसके लिए पास्ट वाली फॉर्म सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फ्लाई होती है। अब क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही एक वचन है, तो इसकी एस या ई एस वाली फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो एस और ई एस वाली फॉर्म क्या होगी? FLIES।
वाई को हटाकर IES का हम यूज करेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी आपकी वर्ब की। तो ही फ्लाइज काइट्स, वह पतंग उड़ाता है, इन द मॉर्निंग डेली, रोजाना सुबह के समय। नेक्स्ट है ही डू नॉट प्ले चेस विद मी, वह मेरे साथ चेस नहीं खेलता है। आपको समझ में आ गया, एरर आपको दिखाई पड़ गई कि ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में अगर हमें नेगेटिव बनाना भी होगा ना तो डू नॉट डज नॉट को यूज करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट की जनरल बातें बताने के लिए नेगेटिव अगर हमें बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू डज को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब डू यूज नहीं करनी है क्योंकि ही आपका सिंगुलर है। जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट को देखें तो फिर उसके साथ में वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। आप ही शी इट के साथ में या किसी के नेम के साथ में डज नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इस तरह से। तो ही डज नॉट प्ले चेस विद मी, वह मेरे साथ चेस नहीं खेलता है, जनरल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं प्रेजेंट की। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डज आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, क्या मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिखता हूँ। देखने में ठीक सा लग सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई जो है ना वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के आई और वी मैंने दो आपको बताए थे, एक सेकंड पर्सन का यू बताया था, एक थर्ड पर्सन का मैंने बहुवचन को शो करने वाला दे बतलाया था। अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आप कभी भी वर्ब में एस और एस वाली फॉर्म को यूज ना करें। तो क्या बोलना चाहिए आपको, डू आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, डू का यूज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट सेम पॉइंट आ रहा है, डू शी स्विम्स। आपको मालूम है शी क्योंकि सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, कोई और है, न मैं शी हूं ना तुम शी हो, शी कोई और है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण हमें वर्ब क्या यूज करना चाहिए, डू और डज। डज हम यूज करेंगे। अब डज के बाद में हमने यूज किया सब्जेक्ट शी। जब भी हम डू डज को यूज कर लेते हैं, डिड को यूज करते हैं, फिर उसके साथ में केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, फिर एस और एस का यूज नहीं करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा डज शी स्विम, क्या वह तैरती है। ओके, नेक्स्ट डज शी गोज टू स्कूल। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डू डज डिड को जब भी हम यूज करते हैं तो उसके साथ में केवल बेसिक फॉर्म यूज करेंगे, एस और एस वाली फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सो सेंटेंस होगा डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। ओके, नेक्स्ट राम डज नॉट टेल्स अ लाई। अब भी मैंने बोला था डू डज को जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ में एस और एस वाली फॉर्म को यूज नहीं करते हैं, बेसिक फॉर्म आती है। तो राम डज नॉट टेल अ लाई ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट ही नेवर वेरीफाइज द बिल्स, वह कभी भी वेरीफाई नहीं करता है बिल्स को। अब देखिए जब भी हम नेवर को यूज करना चाहते हैं ना और जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो नेवर के साथ में हम डू या डज को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही डिड को भी यूज नहीं करते हैं पास्ट की बात बताने के लिए। तो नेवर के साथ में डायरेक्ट ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लेते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। ओके, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग यानी कि ये एक्शन शायद यहाँ फिलहाल के टाइम को शो कर रहा है। यू आर प्लेइंग मतलब तुम खेल रहे हो, शायद इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय तुम खेल रहे हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम पबजी खेल रहे हो दूसरे मोबाइल में, तो वो गलत होगा। खैर चलिए, पबजी नहीं खेलना है। यू आर प्लेइंग इसका मतलब यहाँ पर नाउ अंडरस्टैंड है, अंडरस्टूड है, ये आपका करेक्ट है सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है आई इज रीडिंग। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि आई के साथ में क्या आता है। आई के साथ में एम आता है, ही शी इट के साथ में इज आता है। ही शी और इट, इनके साथ में हम इज को यूज करते हैं होना बताने के लिए। और जो वी होता है, यू होता है और दे होता है, उनके साथ में किसको यूज करते हैं, यस उनके साथ में हम यूज करते हैं आर को, ठीक है ना। तो आई के साथ में क्या आना चाहिए, लिस्ट आपके सामने है, आई के साथ में एम का पेयर होता है ना। तो आई एम रीडिंग आपको कहना होगा, ठीक है। चलिए, दे आर रीड। देखिए स्टूडेंट्स ऑलवेज ध्यान रखना, कभी भी पूरी जिंदगी में इज आर एम जब आपको देखने को मिले, वॉजवर इज आर एम वॉजवर, जब भी इस तरह की इसकी कैटेगरी के वर्ड आपको मिले उनके साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ पर रीड लिखा हुआ है, इसको कभी भी यूज नहीं करना है। इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म को ही यूज करते हैं। ये जो इज आर एम है ना, इसको टू बी की फॉर्म कहते हैं, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। टू बी की फॉर्म होती है इज आर एम वॉजवर, आप नोट कर लेना। इज आर एम वॉजवर टू बी की फॉर्म है, और टू बी की फॉर्म के साथ में कभी भी, टू बी के साथ में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। ऐसा अगर हमने किया तो ये इनकरेक्ट होगा, आप इस तरह से नोट कर लेना, ठीक है ना। तो कैसी फॉर्म आती है टू बी के साथ में, टू बी के साथ में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। सो आपको करेक्ट करके सेंटेंस कहना पड़ेगा कैसे, दे आर रीडिंग। ओके, ये सभी सेंटेंसेस मैंने स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में डाले हुए हैं। आप ऐप में जाएंगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स वाले में है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शी डज नॉट स्विमिंग। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि डू डज के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम ये कहना चाहें, जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि वो तैरती नहीं है,
वो तैरती नहीं है कभी भी नहीं, जनरली ऐसा हम बताना चाहते हैं। तो डज नॉट, डू नॉट के साथ में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए? स्विम यूज करना चाहिए। शी डज नॉट स्विम, वह तैरती नहीं है। लेकिन अगर आपको कहना हो कि फिलहाल जिस समय हम बात करें उस समय वह तैर नहीं रही है, तो एक तो तरीका आपके पास में ये हो गया जो दिया हुआ है। एक है कि वह अभी नहीं तैर रही है जिस समय हम बात कर रहे हैं। अगर आपको बात फिलहाल बोले जाने के समय की टेम्परेरी एक्शन इन प्रोग्रेस है कि नहीं है, एक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर आपको केवल इतना बताना हो तो फिर आप डू डज को रिप्लेस करके यहाँ पर इज लिख सकते हैं। शी इज नॉट स्विमिंग, इसका मतलब वह तैर नहीं रही है फिलहाल। इट मीन्स स्विमिंग नहीं कर रही तो शायद पढ़ाई कर रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, इज इट रेन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि इज आर एम के साथ में हम कभी भी एस और एस वाली फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते ही नहीं है। तो कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं? इज आर एम के साथ में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? एक्शन चल रहा है क्या, है ना, आईएनजी फॉर्म बता रही है ना, चलते रहना, क्या बारिश हो रही है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करेंगे। आर शी कुकिंग, देखिए क्या वह खाना पका रही है। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको इज आर एम दिखाई पड़े तो इसका हिंदी मीनिंग आप क्या समझा करें? जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में इज आर एम दिखाई पड़े तो उसका हिंदी मीनिंग क्या समझेंगे? क्या, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन मार्क है। तो आर शी कुकिंग, क्या वह पका रही है, खाना पका रही है। अब यहाँ जो एरर है वो शायद आपको दिखाई पड़ रही होगी। अभी मैंने बताया था कि जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, थर्ड पर्सन, ही शी इट या नेम किसी का, तो उसके साथ में हम किसको यूज करते हैं? इज को यूज करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आर। आर को किसके साथ में यूज करते हैं? आर को हम यूज करते हैं जब प्लूरल के बारे में बात कर रहे हो। वी यू दे के साथ में तो आर आ सकता है, लेकिन ही शी के साथ में क्या आता है? इज आता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको आर को रिप्लेस करना पड़ेगा इज से। इज शी कुकिंग। ओके, इसी तरह से आप 29 को देख सकते हैं। एम ही प्लेइंग, ही के साथ में क्या एम आ सकता है? नहीं। एम का पेयर एम किसके साथ आता है? एम तो आई के साथ आता है। ही शी के साथ में क्या आता है? ही शी के साथ में तो इज आता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है। इज यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। अभी हमने देखा यू एक से ज़्यादा को बताते हैं, प्लूरल हैं। वी यू और दे, वी यू दे के साथ में क्या आता है? आर आता है। तो यहाँ से इज को ड्रॉप करके आपको आर लिखना पड़ेगा। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। ओके नेक्स्ट, आई इज गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। कोई जा रहा है खेलने के लिए, अभी पहुंचा नहीं है फील्ड में, जा रहा है। आईएनजी फॉर्म बताते हैं कि एक्शन अभी प्रोग्रेस में है, चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आई का जो पेयर होता है, आई के साथ में जो वर्ब आती है वो एम आती है, लेकिन हमने क्या यूज की हुई है? इज यूज की हुई है, जो इनकरेक्ट हो गई। तो इसको करेक्ट करेंगे, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। गॉट द पॉइंट? इजी लग रहा होगा ना? यस। शी आर स्पीकिंग, प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ गई। शी के साथ में आर नहीं आ सकता, आर तो वी यू दे के साथ में आता है। ही शी इट के साथ में क्या आता है? इज आता है। तो शी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है, ऐसा हम कहेंगे, इज आर एम को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम सीइंग विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। देखिए हर कोई व्यक्ति आंखों से ही देखता है, कानों से तो कोई नहीं देखता है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि टेम्परेरी एक्शन है। सोच कर देखिए, कोई कह रहा है कि आई एम सीइंग विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो किसी व्यक्ति के द्वारा आंखों से देखा जाना उसका टेम्परेरी एक्शन है, थोड़े समय के लिए किया जाने वाला एक्शन है कि परमानेंट एक्शन है? परमानेंट ही है ना, परमानेंटली हर कोई पर्सन अपनी आईज से ही देखता है। तो जब आपको कोई जनरल इन्फॉर्मेशन देनी हो और टेम्परेरी बेस से कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, आईएनजी फॉर्म को जनरली हम, ये जो इजारम के साथ में आईएनजी है, इसको हम तभी यूज करते हैं जब टेम्परेरी बेस पर कोई एक्शन हो रहा हो। जनरल और परमानेंट एक्शन बताने के लिए आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, आई सी विद माई आईज या वी सी विद माई आई विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से या मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। 34, आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे घृणा कर रहा हूँ। क्या ये टेम्परेरी एक्शन है कि मैंने घृणा करना अभी स्टार्ट किया था 2 मिनट पहले, 3 मिनट बाद खत्म हो जाएगा घृणा करने का काम, उसके बाद फिर मिलकर खेलने चलेंगे? नहीं, शायद यहाँ परमानेंट इन्फॉर्मेशन देने की बात करें। शायद हम जनरल वे में बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे घृणा करता हूँ, या टेम्परेरी बताना चाहते हैं कि फिलहाल कर रहा हूँ, शाम तक नहीं करूँगा। परमानेंट बताना चाहते हैं ना, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस बताने के लिए आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया कीजिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हेट यू, मूवीज में सुना होगा ना, आई हेट यू, आई लव यू। नेक्स्ट, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई लव यू सुनकर इधर उधर मत भागा करो आप। आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूँ। अब ये समझने वाली जो बात है, क्या ये टेम्परेरी एक्शन? अच्छा, कोई कहे आपसे कि मैं समझ रहा हूँ, तो उससे पूछो कि क्या समझने के लिए आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, हाथ पैर हिला रहे हो? नहीं ना। तो ये जो अंडरस्टैंड करना वर्ब है ना, ये नो फिजिकल एक्टिविटी वाली वर्ब है। मैंने इससे पहले वाली जो 10 सेंटेंसेस डिस्कस किए थे उसमें आपको बताया था, नो फिजिकल एक्शन अगर आपको शो करना हो तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए कॉन्टिन्यूस का यूज करना
इनकरेक्ट होता है, उसके लिए यूज करते हैं इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करें। आप कैसे करेंगे? आपको कहना होगा, एम को तो हटा ही देंगे क्योंकि इजारे तो आता ही नहीं है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो आपको कहना होगा आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, ऐसे आपको बोलना चाहिए। आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 36, ही इज नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है। जान रहा है, क्या ये टेम्परेरी एक्शन है कि अभी जानना स्टार्ट किया उसने 1 मिनट पहले ही, है ना, और 2-3 मिनट बाद जानने का काम पूरा हो जाएगा? नहीं, शायद हम जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो मुझे जानता है। जान रहा है ये टेम्परेरी एक्शन नहीं है, जानता है ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको होना चाहिए ही नो। अब ही आपका सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस को यूज करके वर्ब को भी सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा होता है ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, और कोई भी वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस और एस ऐड किया गया हो। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही नोज मी, इज को भी आपको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही इज रिजेंबलिंग हिज ब्रदर। रिजेंबल करना होता है शक्ल सूरत में मिलना किसी से, तो यहाँ कह रहे हैं कि वह शक्ल सूरत में अपने भाई से मिल रहा है। क्या ये भी टेम्परेरी एक्शन है कि अभी मिलना शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, उसकी शक्ल अपने भाई से मिलती है। अगर आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो नॉर्मल हो, जनरल हो, परमानेंट हो, तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए मैंने आपको बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो ही रिजेंबल हमें बोलना चाहिए था। ओह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने कहा कि सर ही सिंगुलर है तो एस भी तो ऐड करो। ठीक है बेटा, मैं कर लेता हूँ। तो रिजेंबल्स बोलना चाहिए। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वह शक्ल सूरत में अपने भाई से मिलता है। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस लिखे हैं छोटे छोटे, लेकिन एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स को 2 और 3 लाइन्स के सेंटेंस में बीच में कहीं डाल देते हैं। तो अगर आपने यहाँ समझ लिया, आपका बेस स्ट्रांग हो गया, तो आपको लेंदी सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, इसी से आपका स्पॉटिंग एरर हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, और कई बार तो क्लोज टेस्ट में ये चीज़ें हेल्प कर जाती हैं। नेक्स्ट, वी हैव गॉन टू जयपुर, हम जयपुर चले गए हैं। सॉरी, ही हैव गॉन टू जयपुर, और हमने पढ़ा है कि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आती है। और वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस या ई एस हो। कोई भी वर्ब ऐसी नहीं है जो सिंगुलर हो और उसमें एस या ई एस ना हो। तो यानी कि इसको सिंगुलर फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। ही की सिंगुलर फॉर्म क्या हो सकती है? हैज। सॉरी, हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज। तो ही हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर चला गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैज प्लेड। अभी मैंने बोला था आई वी यू दे, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए यूज करता है आई और वी, सामने वाला यू, और बहुत वचन होते हैं थर्ड पर्सन के दे, उनके साथ में केवल बेसिक फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपको बेसिक फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, हैव। आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, एक्शन हो चुका है। ही गोन टू जयपुर, देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? गो, वेंट, गोन। हमें मालूम है ना, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, और गोन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। गोइंग होती है आईएनजी फॉर्म, चौथी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको अकेले यूज नहीं करना है मेन वर्ब के रूप में। यहाँ पर और तो कोई वर्ब नहीं है ना, यानी कि मेन वर्ब हो गई आपकी। कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब के रूप में अकेले यूज नहीं करना है। अगर आपको थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़े तो उसके साथ में हैज हैव को यूज करना पड़ेगा, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। गोन अकेला, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली रहना कहीं पसंद नहीं करती है मेन वर्ब के रूप में। अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है मेन वर्ब के रूप में, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड को यूज करना ही पड़ता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप उनको नोट करते रहिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। सो आपका सेंटेंस हो जाएगा ही हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर चला गया है। नेक्स्ट, ही जस्ट वेंट टू जयपुर। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, जैसे कि एक वर्ड है आपका हैज, जस्ट। कुछ ऐसे वर्ड में लिख देता हूँ, जस्ट, येट, ऑलरेडी। आप नोट कर लेना इनको, शायद आपने पहले नोट भी किया हुआ होगा। ऑफ लेट, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में। लेटली, लेटली का मीनिंग भी होता है हाल ही में। रिसेंटली, रिसेंटली का मीनिंग भी होता है हाल ही में, रिसेंटली, है ना। और ये जो ना आइडेंटिफायर्स हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट के। एक और वर्ड है सो फार, और कई बार तो सिंस और फॉर भी आइडेंटिफायर होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, सिंस और फॉर। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि शायद सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना ही बेटर होगा, है ना। जस्ट के कारण, जस्ट से आइडेंटिफाई हो रहा है कि एक्शन अभी हाल फिलहाल का ही है। जस्ट मीन्स अभी अभी। अगर कोई एक्शन अभी अभी हुआ है तो फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो पास्ट को शो करती है। सेकंड फॉर्म तो पास्ट को शो करती है। तो अभी अभी शो करने के लिए आपको यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना पड़ेगा परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो आप कहेंगे ही हैज़ गॉन टू जयपुर। नेक्स्ट है आपका
ही डिड नॉट वेंट टू जयपुर। अब इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में एरर क्या है। आपको दिखाई पड़ रहा है कि डू डज डिड। डू डज डिड के साथ में मैंने आपको बताया था कि डू डज डिड के साथ में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, बेसिक फॉर्म को। लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया है, यहाँ पर यूज किया हुआ है वेंट। यही एग्जामिनर की फेवरेट एरर है। एग्जामिनर इस तरह की एरर बहुत बार डालता है। डू डज डिड के साथ में केवल बेसिक फॉर्म को यूज कीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कीजिए और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो वेंट को रिप्लेस कर देंगे आप किस चीज़ से, वेंट को आप रिप्लेस कर देंगे गो से, यस। सो सेंटेंस आपका हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू जयपुर। नेक्स्ट, ही डिड ही कम येस्टरडे, क्या वह कल आया था, क्या वह कल आया था। डू डज डिड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही होगा। ऐसे अगर स्टार्टिंग में कोई वर्ब मिले तो उसका मीनिंग होता है क्या। तो क्या वह कल आया था, डू डज डिड के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर दिया हुआ है। कम केम कम फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट ओपन द डोर। आपको मालूम है कि डू डज डिड के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी हुई है, आप देख रहे हैं ईडी दिया हुआ है ना, यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। और यही एग्जामिनर की फेवरेट एरर होती है। तो आपको क्या करना होता है, डू डज डिड के साथ में आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ओपन यूज करना पड़ेगा। ही डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला। सेंटेंस नंबर 45 के बारे में बात करेंगे। ही वर नॉट गोइंग, देखिए आईएनजी फॉर्म का मतलब है एक्शन कंटिन्यू है, यानी कि सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इजारिम यहाँ पर होता तो हम प्रेजेंट बोल देते, वॉजवर है तो पास्ट, यानी कि सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सेंटेंस का मीनिंग हो सकता है आपने हिंदी मीनिंग ठीक निकाल लिया, हो सकता है आप इसकी हिंदी समझ भी गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस सेंटेंस का हिंदी हमें समझ में आ गया वो सेंटेंस करेक्ट हो गया। उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। जैसे यहाँ पर ही आपका सिंगुलर है, मैंने आपको कहा था कि अगर हम किसी एक के बारे में बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और कोई भी वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस और ई एस आया हुआ हो। तो इसकी सिंगुलर वाली फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर वाली फॉर्म क्या होती हैं, वॉज होती हैं। तो ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, इस तरह से आपको कहना होगा। सेंटेंस नंबर 46, डिड ही नॉट प्लेड, एरर मिल गई ना। डू डज डिड के साथ में सेकंड फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले। डिड ही नॉट प्ले वेल। नेक्स्ट, आई वर नॉट डूइंग दैट, आई के साथ में वर नहीं आता ना, आई के साथ में वॉज आता है, क्योंकि आई एक वचन तो है ही ना। आई वॉज नॉट डूइंग दैट। नेक्स्ट, यू वॉज मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर मचा रहे थे। अब यू जो सामने वाला है वो सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन हमेशा बेस फॉर्म लेता है या प्लूरल फॉर्म लेता है, या तो बेस फॉर्म लेता है या प्लूरल फॉर्म लेता है। तो इसके साथ में आपको प्लूरल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी वर। यू वर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है ना। यू और दे के साथ में देखिए, यू, वी और दे, इनके साथ में या तो वर आएगा, इजारम में से आर आएगा, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेसिक फॉर्म। एस और एस वाली फॉर्म नहीं आती इनके साथ में। वी यू दे के साथ में सिंगुलर वाली फॉर्म नहीं आती है, एस और एस वाली फॉर्म नहीं आती है, आप कैसे भी नोट कर सकते हैं। शी डिड नॉट आस्क मी, उसने मुझसे नहीं पूछा। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए जैसे प्रेजेंट में मैंने बताया था डू डज डिड को यूज हम करते हैं, तो कर लेते हैं नॉट से पहले डू डज डिड को यूज नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन जब भी हम डिड को यूज करते हैं तो वर्ब की आती है कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको आस्क लिखना पड़ेगा। शी डिड नॉट आस्क मी, उसने मुझसे नहीं पूछा या उसने मुझसे नहीं कहा। नेक्स्ट, डिड ही नॉट रिमाइंडेड, सेम एरर है ना, डिड के साथ में ईडी वाली फॉर्म नहीं आ सकती, तो आपको बेसिक फॉर्म यूज करनी पड़ेगी रिमाइंड। डिड शी नॉट रिमाइंड यू, क्या उसने तुम्हें रिमाइंड नहीं किया था, याद नहीं दिलाया था। रिमाइंड करना मीन्स याद दिलाना। नेक्स्ट, वॉज यू नॉट प्लेइंग, आप देख रहे हैं कि यू के साथ में सिंगुलर वाली फॉर्म नहीं आती, वी यू दे के साथ में वर आता है, अभी मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर वर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वर यू नॉट प्लेइंग, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। 52, वर नॉट यू राइटिंग, क्या तुम लिख नहीं रहे थे। देखिए सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप कहोगे सर यू के साथ में वर को यूज किया हुआ है, अब की बात तो करेक्ट है। देखिए हिंदी मीनिंग हमने समझ लिया है और लगने भी लगा है कि करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नॉट आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉट को पहले ही लिखा गया है, तो ये एरर है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस नोट को यहाँ से हटाकर यू के बाद लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा वर यू नॉट राइटिंग, क्या आप लिख नहीं रहे थे। नेक्स्ट, वॉज आई नॉट वॉचिंग मूवी, क्या मैं मूवी नहीं देख रहा था। आई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वॉज वर को यूज करते हैं, ये पॉइंट तो है। तो यहाँ पर हमने आई को यूज किया हुआ है और आई के साथ में वॉज को यूज किया हुआ है, ये करेक्ट सेंटेंस है हमारा। वॉज आई नॉट वॉचिंग मूवी, क्या मैं मूवी नहीं देख रहा था। नेक्स्ट, वर शी नॉट कुकिंग, क्या वह पका नहीं रही थी, मतलब खाना नहीं पका रही थी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम वही है ना, शी सिंगुलर है, जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा। वॉज शी नॉट कुकिंग, क्या वह खाना नहीं पका रही थी।
आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉजवर है तो पास्ट है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। नेक्स्ट, वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चनवाचक है ना ये, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हम वर्ब को लिख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नोट लिखना चाहिए। तो वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल ऐसा कहा जाएगा। आप अपना नोट बना लेना जो भी मैंने आपको बताया इसके बारे में, सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। 56, दे हैव अराइव्ड येस्टरडे, ये स्ट्रक्चर पहले भी यूज हो चुका है। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। भाई हैज हैव प्रेजेंट को शो करता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट बोलते हैं। भाई हैज हैव के साथ जो भी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नेम होता है परफेक्ट। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कौन सा टाइम दिया हुआ है? पास्ट का टाइम दिया हुआ है, यानी कि एक्शन पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में नहीं। भाई कल का मतलब येस्टरडे तो कल को बता रहा ना, तो उसके आने का एक्शन कब हुआ था? पास्ट में। पास्ट को शो करने के लिए प्रेजेंट वाली फॉर्म का यूज करना गलत होता है, हैव यूज नहीं कर सकते पास्ट का टाइम दिया होने पर। जब भी पास्ट का टाइम दिया हो आप प्रेजेंट वाली फॉर्म को यूज मत करो, केवल पास्ट वाली फॉर्म को यूज करो। पास्ट फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आपको कहना चाहिए दे अराइव्ड येस्टरडे, वे कल आए थे। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म कही जाएगी? सेकंड। जब ये हैव के साथ थी तब इसको हम क्या कह रहे थे? थर्ड। ओके, नेक्स्ट, हैव ही प्लेड अ मैच, क्या उसने एक मैच खेला है? प्रॉब्लम वही है, ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर फॉर्म आएगी। वर्ब सिंगुलर तब होती है जब उसमें एस या एस लगा हो। तो इसकी एस और एस वाली फॉर्म कौन सी होती है? हैज होती है। तो हैज ही प्लेड अ मैच ऐसा कहेंगे। नेक्स्ट, राम हैज गॉन 2 मिनट्स अगो, ये सेंटेंस आपका हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में 2 मिनट पहले का समय दिया हुआ है। 2 मिनट पहले भी तो बीता हुआ समय हो गया ना, पास्ट की बात हो गई। भाई 2 मिनट भी तो अब से पास्ट की बात हो गई ना, पीछे की बात हो गई, ठीक है ना, यानी कि पास्ट का टाइम दिया हुआ है। और पास्ट टाइम दिया होने पर प्रेजेंट परफेक्ट को कभी भी यूज करेंगे तो गलत होगा। पास्ट टाइम होने पर प्रेजेंट परफेक्ट को यूज नहीं कर सकते। किसको यूज करते हैं? पास्ट डेफिनेट को। पास्ट डेफिनेट किसको कहते हैं? पास्ट का टाइम होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट डेफिनेट को यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको कहना होगा राम वेंट, गो की सेकंड फॉर्म गो वेंट गोन होती है ना, तो यहाँ पर वेंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 59, ही नॉट हैज़ टेकन फूड, उसने भोजन नहीं किया है। देखिए यहाँ एरर आप बता सकते हैं मुझे क्या एरर है? यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर नॉट को हमने सब्जेक्ट के बाद लिख दिया, वो तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जब सेंटेंस सिंपल हो, अफर्मेटिव हो और उसको नेगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। यानी कि नॉट के बारे में आप ऐसा कह सकते हो कि नॉट को ऑलवेज आप ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट आता है, ठीक है ना। नॉट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ही हैज नॉट आपको कहना होगा, ही हैज नॉट, ठीक है ना, ही हैज नॉट टेकन, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज, वे इन दिनों दूध नहीं लेते हैं। इट मीन्स पहले तो लेते थे, अब नहीं लेते हैं। तो यानी कि उनके दूध न लेने का काम परमानेंट है कि टेम्परेरी? टेम्परेरी, इन दिनों नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा महंगा आ रहा है ना, लॉकडाउन के कारण, कोई बात नहीं, कम ले लेंगे। तो वो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आजकल वो दूध नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ ये ना टेम्परेरी एक्शन को शो कर रहा है। दीज डेज क्या शो कर रहा है? टेम्परेरी एक्शन, फिलहाल की स्थिति को शो कर रहा है। अगर टेम्परेरी एक्शन को शो करने वाला कोई वर्ड यहाँ पर आए जो बताए कि एक्शन टेम्परेरी रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसी बातें बताने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना चाहिए। टेम्परेरी एक्शन शो करने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं टेम्परेरी बातें बताने के लिए, ठीक है ना। तो आपको इसको कैसे कहेंगे? आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक तो आप हेल्पिंग और बीजारम को यूज करेंगे, तो दे आर नॉट, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो आप क्या कहेंगे? दे आर नॉट टेकिंग, ऐसा आप कहेंगे, दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दिस डेज। देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे एक तो ये वर्ड है आपका दीज डेज, नाउ, स्टिल, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, या नाउ डेज। अगर आपको ये वर्ड्स कहीं दिखाई पड़े तो आप समझ सकते हो कि शायद टेम्परेरी बातें कही जा रही हैं और सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि ये वर्ड्स आइडेंटिफायर हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के। ओके, नेक्स्ट, इट इज द बेस्ट दैट यू डू, इट इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, कुछ भी हो सकता है। यह सर्वोत्तम है जो तुमने अभी तक किया है, ऐसी सेंस आई है। भाई आपने बेस्ट कैसे कहा? तुलना की ना। बेस्ट हम किसी चीज को तब बोल सकते हैं जब हमने किसी को कंपेयर किया हो किसी दूसरे एक्शन से। यानी कि एक्शन तो आपने अब से पहले भी बहुत सारे किए होंगे, लेकिन जितने अब तक एक्शन किए हैं उन सब में से चुना हमने इसको और कहा कि ये तुम्हारे द्वारा किया हुआ सबसे बेस्ट एक्शन है। इट मीन जो एक्शन है वो हो चुका कि होना है बाद में? हो चुका है ना। अगर एक्शन फिनिश हो गया है, एक्शन हो ही गया है,
तो होने वाले एक्शन को, कंप्लीट और फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान भी रख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट वाले स्ट्रक्चर्स में जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये क्या है, द बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री। आप ध्यान रख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री आने पर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, है ना। नया पॉइंट मिला ना, सुपरलेटिव डिग्री का आना परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफायर है। हाँ, ये बात भी ऐसे लिखी जा सकती है। तो आपको उसको परफेक्ट में लिखना है कैसे, दैट यू डू नहीं लिखेंगे, दैट यू हैव डन आपको लिखना पड़ेगा, दैट यू हैव डन। ओके, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए फिर 62 को आप बता दोगे। दिस इज द वर्स्ट। शायद आपको मालूम हो कि डिग्रीज की जैसे मैंने बात की थी, तो बैड जनरल वर्ड है, बुरा, इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे हमारी गुड की होती है गुड, बेटर, गुड यहाँ हो जाती है बेटर कंपेरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई है। और आपने अभी पढ़ा था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री का आना कौन से टेंस का आइडेंटिफायर है, परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा। परफेक्ट टेंस कैसे कहोगे, यू के साथ में हैव में से क्या लिखेंगे, हैव, यू हैव डन, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, आई एम बोर्न इन 1949। आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि 1949 की बात कर रहे हैं। 1949 कौन सा टाइम है, पास्ट का टाइम है। अब पास्ट के टाइम में कोई एक्शन हुआ है, उसको बताने के लिए क्या प्रेजेंट वाली फॉर्म यूज करनी चाहिए, नहीं। पास्ट के टाइम में कुछ हुआ है तो उसको बताने के लिए पास्ट वाली फॉर्म यूज करनी चाहिए। इजारम की पास्ट वाली फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, तो यहाँ पर वॉज आएगा, आई वॉज बोर्न इन 1949 ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली चला गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और कब गया है दिल्ली वो, येस्टरडे, येस्टरडे क्या है, पास्ट का टाइम है। अब पास्ट टाइम में अगर कुछ हुआ है उसको बताने के लिए कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, गो की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा वेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई एम सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ही वेंट। नेक्स्ट, सीता हैज़ अराइव्ड 2 days अगो। अब सेम वही प्रॉब्लम है, हैज़ अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन 2 days अगो, अगो, अगो मतलब पहले, और टाइम दिया हुआ है कितने दिनों पहले, 2 दिनों पहले, यानी कि पास्ट की बात है, पीछे की तरफ इशारा जाता है, पीछे का जो समय है। जब पास्ट के टाइम में कुछ हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, अराइव्ड लिखना पड़ेगा, हैज अराइव्ड को ड्रॉप करना पड़ेगा। सीता अराइव्ड, सीता आई थी 2 दिनों पहले। नेक्स्ट, वी आर रीडिंग कौन सा टेंस है, वी आर रीडिंग इजारम प्रेजेंट को शो करता है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस एक्शन का चल रहा है ये बताती है, यानी कि सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये एक्शन है। अब हम पढ़ रहे हैं इतना तक तो ठीक था, लेकिन आगे दिया 4 to hours 2 घंटों से, यानी कि जो 4 to hours है ना आपका, ये शो कर रहा है टाइम स्पेंट को, 4 to hours शो कर रहा है टाइम स्पेंट को, ठीक है। तो अगर कभी भी देखिए टाइम स्पेंट को शो करने वाले वर्ड आ जाएं तो सेंटेंस या तो परफेक्ट टेंस में होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। नोट करें क्या, टाइम स्पेंट आने पर या तो टेंस होगा आपका परफेक्ट या होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो यहां आप कौन सा टेंस चुनना चाहेंगे भाई, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते 2 घंटे का समय बीत गया है, यानी कि 2 घंटे में कुछ तो हमने काम पढ़ लिया है ना, कुछ तो काम फिनिश हो गया है ना पढ़ने का। भाई 5 चैप्टर पढ़ने थे तो 2 घंटे में 2 चैप्टर तो तैयार हो गए होंगे। जो काम फिनिश हो गया उसको बताने के लिए परफेक्ट को यूज करना चाहिए, है ना। भाई एक्शन का फिनिश होना बताने के लिए परफेक्ट टेंस का तो यूज करते हैं ना, तो हमें परफेक्ट टेंस को यूज करना चाहिए। और 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन यानी कि पढ़ाई का काम अब भी चल रहा है, तो कॉन्टिन्यू को भी यूज करना चाहिए। तो यानी कि सेंटेंस को हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से बताना चाहिए। आप सिंपली एक नोट बना सकते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में टाइम दिया जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना चाहिए, अगर इंडेफिनिट के साथ में टाइम दिया जाए तो परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। तो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप इसका कैसे बनाएंगे, ईजारम के स्थान पर क्या लिखेंगे, वी के साथ में हैव में से क्या आएगा, हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए बीन का यूज जरूर करते हैं। तो वी हैव बीन रीडिंग ऐसा हम कहेंगे, वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हैज बीन प्लेइंग नाउ, अब वह खेल रहा है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, आईएनजी फॉर्म भी है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ये, है ना। और अब खेल रहा है, लेकिन ये तो नहीं बताया कब से खेल रहा है, टाइम स्पेंट होने की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर टाइम स्पेंट होने की, एक्शन स्पेंट होने की इन्फॉर्मेशन नहीं हो
है ना। काम कब से चल रहा है ऐसा कोई जानकारी नहीं है, केवल जानकारी है कि काम चल रहा है। कब से चल रहा है, समय की कोई बात नहीं है। समय की कोई बात नहीं है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज नहीं करेंगे, फिर सिंपल कॉन्टिन्यूस को यूज करना चाहिए। हमें कहना चाहिए ही इज रीडिंग, ही इज प्लेइंग नाउ। केवल सिंपल सेंटेंस है यहाँ ये। टाइम स्पेंट, टाइम खत्म होने की बात नहीं है, समय के बीत जाने की बात नहीं है, एक्शन के फिनिश होने की बात नहीं है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज क्यों करें? लॉजिकल बात है ना। चलिए नेक्स्ट 68, राम इज वेटिंग फॉर यू, राम वेट कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। या अगर सेंटेंस इतना ही होता कि राम वेट कर रहा है तो ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि उसको वेट करते हुए कितना समय स्पेंड हो गया है। 2 o'clock से वेट कर रहा है और अब बज रहे हैं जैसे कि 5, तो 3 आवर्स उसको हो चुके हैं, यानी कि टाइम स्पेंट है। टाइम स्पेंट है प्लस कॉन्टिन्यूस टेंस है। अभी आपको पढ़ाया था कॉन्टिन्यूस टेंस प्लस स्पेंट टाइम। अगर कॉन्टिन्यूस के साथ में स्पेंट टाइम आ जाए तो कौन सा टेंस होना चाहिए? यस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, है ना। तो इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको लिखना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन और आईएनजी फॉर्म तो यहाँ पर है ही। सो सेंटेंस होगा राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू, राम वेट करता रहा है आपका 2 o'clock से। एक पॉइंट को आप ध्यान रख सकते हैं कि जब समय का बिंदु दिया गया हो, एग्जैक्ट पॉइंट दिया गया हो टाइम का, तो सीन्स को यूज करते हैं, और जब ड्यूरेशन दी गई हो तो फोर को यूज करते हैं। ठीक है। आप कहोगे सर एक फोर ये भी है, भाई ये जो फोर है ना ये वेट के साथ आता है, आप हमेशा ध्यान रख लेना। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं तो तुम्हारा उसके लिए वेट करने के लिए फोर को यूज करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, इस तरह से बोलते हैं। वेट के साथ में फोर हमेशा आता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डिडंट प्लेड येस्टरडे, एरर मिल गई। डू डज डिड अगर आया हो तो वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले। ठीक है। चलिए, आई डिडंट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, मैंने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। डिडंट आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए। आई डिडंट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, मैंने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। डू डज डिड के साथ में केवल बेसिक फॉर्म आती है ना। आई वर नॉट एब्यूजिंग हिम, मैं उसे गाली नहीं दे रहा था। आई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी वॉज। भाई आई के साथ में या तो सिंगुलर वर्ब आएगी या बेसिक फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर सिंगुलर वाली स्थिति है तो वॉज आएगा। नेक्स्ट, शी वॉज वॉचिंग टीवी, कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। कौन से वाला? वॉज को देखकर लग रहा है पास्ट है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। वह टीवी देख रहा था, देख रही थी, और कब से देख रही थी? 2 घंटों से, यानी कि टाइम स्पेंड हो गया। यहाँ पर भी टाइम स्पेंड हो गया ना। अब टाइम स्पेंड हो गया तो कौन सा टाइम टेंस होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस के साथ में टाइम स्पेंड है कि इंडेफिनिट के? कॉन्टिन्यूस के साथ में है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इंडेफिनिट के साथ में होता तो परफेक्ट हो जाता। तो ये सेंटेंस होगा, क्योंकि वॉच दिया हुआ है, बातें पास्ट की हैं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसको कहते हैं भाई? प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज को बोलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट हैड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? बीन। तो शी हैड बीन वॉचिंग, इस तरह से कहना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका ये। जब भी टाइम स्पेंड हो जाए तो परफेक्ट वाली बात आ जाती है, तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करना ही चाहिए। रमेश हैड बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। सिंस अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। देखिए सेंटेंस तो देखने में ठीक लगता है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट आता है कि ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय। एक लंबा समय समय का बिंदु है कि समय की अवधि है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है? क्या कहना चाहेंगे? एक लंबा समय ड्यूरेशन है कि पॉइंट है? ड्यूरेशन है ना, समय की अवधि है। जब भी आप पीरियड या ड्यूरेशन की बात करें तो केवल फोर को यूज करना चाहिए, सिंस को नहीं। तो यहाँ पर जो एरर है ना वो सिंस की है, यहाँ पर आपको फोर यूज करना चाहिए। रमेश हैड बीन वॉचिंग टीवी सीरियल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से रमेश टीवी सीरियल्स देखता रहा है। नेक्स्ट, इफ ही हैड इन्वाइटेड मी आई हैड अटेंडेड द फंक्शन। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा आपको इसमें। इफ का मतलब होता है यदि, यानी कि शर्त है। हैड को देखकर पता लग रहा है कि ये शर्त पास्ट की है। ये शर्त ऐसी है कि अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, इफ ही हैड इनवाइटेड मी, अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता, आई हैड अटेंडेड द फंक्शन, तो मैंने फंक्शन जरूर अटेंड किया होता। इसका मतलब है ना तो उसने मुझे इनवाइट किया और न ही मैंने उसका फंक्शन अटेंड किया। यानी कि हम पास्ट की एक ऐसी शर्त बताना चाह रहे हैं जो पूरी नहीं हो पाई है। इसको हम कह सकते हैं पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। आप नोट कर लेना इसका, पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन। पास्ट की ऐसी कंडीशन, आप पूरा लिख लेना, पास्ट की ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हो पाई है। पास्ट की ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हो पाई, उसको बताने के लिए ना एक स्ट्रक्चर होता है। क्या? वो आप नोट कर लेंगे कि इफ वाले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और जो दूसरे वाली क्लॉज होती है उसमें आप सब्जेक्ट के बाद में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हो। क्या यूज करते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये पॉइंट आप नोट कर लेना।
ठीक है, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे ना तब तक नहीं सीख पाएंगे। कोई स्टूडेंट अगर वीडियो देखता है और वो पेन का यूज नहीं करता है, रजिस्टर पर नोट्स नहीं बनाता है, तो वो ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उस समय समझ में आ जाए, लेकिन बाद में रिवाइज कहाँ से करेंगे, है ना। तो नोट्स प्रिपेयर करना एक अच्छी आर्ट होती है और आपको प्रिपेयर करते रहने चाहिए। तो अगर हमें मालूम हो गया ये स्ट्रक्चर की इफ वाली क्लोज में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे वाली क्लोज में आता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यस, तो इस सेंटेंस में हमें एरर स्पष्ट दिखाई पड़ गई। इफ वाली क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपको वुड हैव लिखना पड़ेगा। आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। माई सिस्टर हैज गोइंग टू स्कूल, ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। हैज हैव हैड के साथ में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, नोट कर लेना। जो हमारी टू हैव की फॉर्म होती हैं, हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव, उनके साथ में कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म नहीं आती है। अगर कोई यूज करता है इस तरह से तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ सकती है, हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं थर्ड फॉर्म को, हैज हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर द सन रोज, सूर्य के निकलने से पहले, आई हैव माई बाथ। देखिए, मैं अपना बात ये दो तरह से इस सेंटेंस को हम कह सकते हैं। या तो हो सकता है कि हम ये बात बताना चाहते हो पास्ट में कि इससे पहले कि सूर्य निकला मैंने स्नान ले लिया था, या हो सकता है कि हम इसको बताना चाहते हो प्रेजेंट में कि सूर्य के निकलने से पहले मैं स्नान ले लेता हूँ रोजाना, मैं पहले स्नान कर लेता हूँ, सूर्य बाद में निकलता है। मैं दोनों तरीके से आपको इसको बता देता हूँ। अगर बात पास्ट में बतानी हो कि सूर्य के निकलने से पहले मैंने स्नान ले लिया था, तो पास्ट में टू एक्शंस हुए हैं, एक तो सूर्य का निकलने का और एक मेरे स्नान करने का। अगर पास्ट में टू एक्शंस आपको बताने हो कभी भी, आगे पीछे आप नोट करें ना, पास्ट में टू एक्शंस का आगे पीछे होना, पहले बाद में होना बताने के लिए पहले होने वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करके लिखते हैं, और दूसरे होने वाले एक्शन को, बाद में होने वाले एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए बताते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले कौन सा एक्शन हुआ, कह रहे हैं कि सूर्य के निकलने से पहले मैंने स्नान ले लिया था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बताएं जो पहले हुआ है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। बाद में कौन सा काम हुआ, सूरज बाद में निकला, बाद में होने वाले काम के लिए तो ये ठीक है जो दिया हुआ है, बिफोर द सन रोज, सूर्य के निकलने से पहले, ये तो पास्ट डेफिनेट आ गया ना। और एक्शन कौन सा हो गया था, मैं नहा चुका था, तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिखने के लिए कैसे कहेंगे, आई हैड, ये पास्ट परफेक्ट के लिए आया हैड, हेल्पिंग वर्ब, और इस स्नान लेने की थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड ही होती हैं, तो आई हैड हैड माई बाथ। एक हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया पास्ट परफेक्ट की, एक स्नान करने की थर्ड फॉर्म है। जैसे यहाँ पर टेक अगर आपको दिया गया होता, आई टेक माई बाथ, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिखते ना आप, आई हैड टेकन माई बाथ ऐसा कहते फिर। ठीक है ना, ओके, चलिए। नेक्स्ट है आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट सिंपल है। फिर यहाँ दिया कब से हूँ, 5 months अगो, अच्छा कब से हूँ ये नहीं है, कब था ये बता रहे हैं, 5 महीने पहले था, यानी कि अगो क्या है, पास्ट का टाइम है। और पास्ट टाइम दिया होने पर हम प्रेजेंट वाली फॉर्म को यूज कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि हम बात पास्ट की बताना चाहते हैं, 5 महीने पहले की बात बताने के लिए इजारम को यूज करना चाहिए कि वॉज वर्क को, पास्ट की बातें बताने के लिए वॉज वर्क को यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा वॉज, आई वॉज इन दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम व्हाट हैज ही डन, मैंने उससे पूछा, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, केवल इतना, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, बात पास्ट की है। अब इस सेंटेंस के बीच में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। नोट कर लें इस पॉइंट को, सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो वह कंजंक्शन का फंक्शन करता है। अगर ये कंजंक्शन है तो कंजंक्शन का स्ट्रक्चर होता है कि उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है, आप अलग से भी नोट कर लेना एक लाइन और में, कंजंक्शन का फंक्शन होता है दो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स को जोड़ना। आप कह सकते हो दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जोड़ने का फंक्शन करता है कंजंक्शन। तो व्हाट हमारा कंजंक्शन हो गया, उससे पहले सब्जेक्ट आई है ना, वर्ब आपका आस्क्ड है, हिम आपका अदर वर्ड है, ये हो गया आपका इस तरह से, है ना। तो इधर भी हमें ऐसे लिखना चाहिए, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर वर्ब दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन, इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है तो हमने ही लिख दिया है, उसके बाद में हमने वर्ब लिखी है, क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, आ गई है शायद। अगर समझ में आ गई है तो आपको एक बात दूसरी बता देता हूँ
कि जो कंजंक्शन से पहले होती है ना वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है या वो मेन क्लॉज होती है। सेंटेंस में प्रधान यानी कि मेन जो रोल होता है इस वाली क्लॉज का होता है, ठीक है ना। पूरे सेंटेंस की हेड होती है मेन क्लॉज। अब अगर मेन क्लॉज पास्ट में होती है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्लॉज होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उससे रिलेटेड जो दूसरी क्लॉज होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होनी चाहिए। अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो हमने हैज लिखा हुआ है ही के बाद में उसको पास्ट में लिखना पड़ेगा हैड, ठीक है ना। ये नोट कर लिया आपने, नोट करते रहना वीडियो को पॉज करते हुए। तो यहाँ पर अब हमें करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखना पड़ेगा, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डन। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना है इसको। आप चाहो तो वीडियो की स्पीड थोड़ा कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप देख लेना। ही सैड दैट, उसने कहा कि, ये फिर दैट कंजंक्शन आ गया ना, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। और प्रिंसिपल क्लॉज कौन से टेंस में है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, सैड दे रखा है, पास्ट में है। दैट द अर्थ वॉज राउंड, पृथ्वी गोल होती है, सेंटेंस करेक्ट है। देखो प्रिंसिपल क्लॉज हमारी पास्ट में है तो दूसरे वाली क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने यही तो पढ़ा था। लेकिन है यहाँ पर, लेकिन क्या है कि हमें कॉमन सेंस का भी यूज करना चाहिए। क्या ऐसा है कि अर्थ पहले राउंड थी अब नहीं है, अब भी तो राउंड है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई ऐसी बात दी गई है जो फैक्ट है, जो सच है, अभी भी सच है, तो उसको, जो बात अभी भी सच है उसको पास्ट कैसे लिख सकते हैं। पृथ्वी तो अभी भी राउंड है तो उसको पास्ट में नहीं, उसको प्रेजेंट से ही बताना पड़ेगा। तो अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट टेंस में हो लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज में कोई फैक्ट हो, जनरल ट्रुथ हो, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट से ही लिखा जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लेना आप। तो यहाँ पर इज हो जाएगा, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, नोट आप प्रिपेयर करते रहना, जितने अच्छे आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे उतना अच्छा आप सीखेंगे। आपकी लर्निंग आपके नोट्स बताते हैं। द सेंट सैड दैट, सेंट ने कहा, ये अब क्या 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 हो गया आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन से पहले कौन सी क्लॉज है, पास्ट में है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। गॉड वॉज ग्रेट, क्या एरर है, गॉड तो अभी भी ग्रेट है ना। जो सच्ची बातें कही जाएं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें हैं, किताबों में लिखी हुई बातें हैं, कहावतें हैं, प्रोवर्ब हैं, सेइंग्स हैं, उनको हम प्रेजेंट में रखते हैं, फैक्ट हैं, साइंटिफिक फैक्ट हैं, प्रेजेंट में रखा जाता है। तो गॉड ग्रेट हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ हाई टाइम, इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिएगा। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, हाई न भी हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आने पर आप ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज करते हैं। इट इज़ हाई टाइम दैट यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या होगा, लर्नड। ये स्ट्रक्चर नोट कर लें, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इट इज़ टाइम नोट करें, आप साथ साथ कर लीजिएगा, चलो मैं थोड़ा सा टाइम लगा देता हूँ। इट इज़ टाइम हो या इट इज़ हाई टाइम हो, उसके साथ में आप यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू लर्न की सेकेंड फॉर्म आपने यूज करनी है यहाँ पर लर्नड। आपके इंग्लिश को सीखने का हाई टाइम है। इसका मतलब क्या है, कोई पूछने लगे कि सर सेकंड फॉर्म का क्यों यूज करना चाहते हो, तो देखिए बुक्स में या गूगल पर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ इसके लिए क्या लॉजिक है। जब आपसे कहा जाए कि भाई ये हाई टाइम आ गया कि जब तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, इसका मतलब है सीख लेनी तो पहले चाहिए थी, पहले तुमने सीखी नहीं पास्ट में, तो कम से कम अब तो सीख लो। तो यानी कि एक्शन कहीं ना कहीं पास्ट में होना चाहिए था, इसलिए सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। मेरा अपना लॉजिक है, पता नहीं दूसरे ग्रामरियंस इसको कैसे कहें, ठीक है ना। देखिए मैं ना कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कि दूसरे टीचर कैसे पढ़ाते हैं। आपने किसी टीचर से कुछ और नोट्स पढ़े होंगे, उन्होंने कोई रूल बताए होंगे, रूल नंबर 1 2 3 4 5, तो मैं रूल्स के थ्रू नहीं पढ़ाता हूँ, ना मैं रूल्स लिखाता हूँ, ना मुझे रूल पता है। मुझे केवल वो पता है कि प्रैक्टिकली क्या देखने में आता है। लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए, और वहाँ पर जो चीज़ें आपको जैसी दिखाई पड़ती हैं उनको आप समझने की, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए, बस वही बेस्ट वे होता है। तो जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था, अभी दिखाया था कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम के साथ में सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या सेंटेंस को आप करेक्ट कर सकते हो, निश्चित रूप से कर सकते हो। आप कहोगे सर इट इज़ टाइम दैट के साथ में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना चाहिए, तो यहाँ पर हम प्ले नहीं प्लेड यूज करेंगे। ओके, तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट, ये इट इज़ नेसेसरी वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड। अच्छा, यहाँ इट इज़ नेसेसरी वाले स्ट्रक्चर में शुड का यूज जरूर होता है। एक तो यहाँ तक तो सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब एक दूसरा पॉइंट, इस सेंटेंस में दो चीजें समझने को आ रही हैं। इट इज नेसेसरी वाले स्ट्रक्चर में हम शुड के साथ, शुड हमारा क्या है, शुड होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में।
जिसको नहीं पता वो अब नोट कर लेना कि इनको मोडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये मूड को शो करते हैं। और इनके साथ में ऑलवेज वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं। तो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ बेस फॉर्म क्या होगी, हैड की बेस फॉर्म क्या होती है, हैव। तो आपका सेंटेंस होगा इट इज नेसेसरी दैट वी शुड हैव अ हॉलीडे। अब जरूरी है कि हमें हॉलीडे रखना चाहिए, हमें छुट्टी रखनी चाहिए। नेक्स्ट 84, इट इज नेसेसरी दैट द वेदर शुड बी ड्राइड। वेदर शुड बी, वेदर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सूखा। वेदर शुड बी ड्राई, ड्राइड नहीं, जिसको सुखा दिया गया हुआ है नहीं, है ना। तो ड्राई का यहाँ पर यूज करेंगे, ड्राइड नहीं। ड्राइड का मतलब है किसी के द्वारा उसको सूखा किया जाए। एक तो है ड्राई सूखा एडजेक्टिव, और एक है ड्राइड किया हुआ पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है ना भाई। कोई चीज़ है तो ड्राई है या वेट है ना। रोड्स आपकी ड्राई हो सकती हैं, वेट हो सकती हैं, तो यहाँ पर ड्राइड नहीं कहेंगे, ड्राई कहना चाहिए। नेक्स्ट, वी हैड ऑलरेडी। अब हैड हैव के साथ में आपको मालूम है हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैज हैव हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अच्छा, ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, कौन से, हैज हैव हैड को देखकर पता लग जाता है ना। तो हैड पास्ट की फॉर्म है, तो यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ऑलरेडी आइडेंटिफायर भी होता है परफेक्ट टेंस का, है ना। कौन सा परफेक्ट को होगा, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी, हैज हैव हैड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, तो लीव को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा थर्ड फॉर्म से। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, लेफ्ट। तो वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, हम पहले ही प्लेस को छोड़कर जा चुके थे, व्हेन शी केम, जब वह आई। देखिए यहाँ आपको एक चीज़ मैंने समझाई थी ना कि पास्ट में टू एक्शंस हो रहे हैं, एक तो उसके आने का एक्शन हो रहा है, एक हमारे उस स्थान से चले जाने का एक्शन हो रहा है। तो पहले वो आई कि पहले हम चले गए थे उस स्थान से, ऑलरेडी दिया हुआ है पहले ही, यानी कि हम पहले ही चले गए थे, यानी कि पास्ट में टू एक्शंस हो रहे हैं। पहला नंबर का एक्शन है हमारे वहाँ से चले जाने का, दूसरे नंबर का एक्शन है कि वो आई थी। तो जो पास्ट के दो एक्शन पहले बाद में हमें बताने हो, तो जो पहले वाला एक्शन होता है उसको हम बताते हैं परफेक्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट से, है ना, हैड का यूज करते हुए। और जो दूसरा एक्शन होता है उसको हम बताते हैं इंडेफिनिट टेंस से। इंडेफिनिट किसको बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज करके। तो वो जो पॉइंट मैंने पहले बताया था यहाँ पर डिट्टो अप्लाई हो रहा है ना। यस, चलिए, मिस्टर सिन्हा इज वर्किंग। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके पहले सोच लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मिस्टर सिन्हा इज वर्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, मिस्टर सिन्हा काम कर रहे हैं, इस कॉलेज में काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं, पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं, यानी कि पिछले 25 सालों का टाइम स्पेंड हो गया है। मिस्टर सिन्हा अब भी यहीं पर हैं और 25 साल तो उनके बीत गए हैं, अभी देखते हैं रिटायरमेंट कब होगा उनका। तो अभी 25 साल हो गए, यानी कि टाइम स्पेंट दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस प्लस स्पेंट टाइम अगर हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसको कहते हैं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसको कहते हैं, हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस आपका होगा मिस्टर सिन्हा हैज बीन वर्किंग, ऐसे आपको कहना होगा सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं। देखिए सिंपल कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जब टाइम दे दिया जाए तो फिर सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी फॉर्म को। नेक्स्ट, सोना वॉज डांसिंग फॉर 2 आवर्स। सोना वॉज डांसिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब से डांस कर रही थी, 2 घंटे बीत गए थे उसको, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम है और वो भी पास्ट का। तो कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे क्योंकि वॉज ने बताया हुआ है ना। तो हैड बीन डांसिंग हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर वॉज के बजाय इज दिया हुआ होता तो हम क्या करते, फिर हम प्रेजेंट वाली फॉर्म लिख देते, हैज लिख देते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वॉज दिया हुआ है, पास्ट वाली फॉर्म को ही यूज करेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। कौन सा टेंस है, पास्ट का है जी, वॉज वर आया हुआ है, कॉन्टिन्यूस है जी, आईएनजी आया हुआ है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसको फीवर था, कब से था, फॉर 4 डेज, 4 दिनों से। तो टाइम दिया हुआ है, स्पेंड किया हुआ है, उसको फीवर होते हुए 4 दिन का समय स्पेंड हो गया। अब टाइम स्पेंड है तो कौन सा टेंस होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से होना चाहिए। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप बताइए कैसे लिखोगे इसको, क्या कहा, हैड बीन लिख देंगे, वेरी गुड, हैड बीन सफरिंग आप लिख देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ही हैड बीन सफरिंग, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और भी है वर्थ नोटेबल, सफर फ्रॉम, इफ सफर फ्रॉम फीवर होता है, किसी बीमारी से सफर करने के लिए प्रिपरेशन फ्रॉम को यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो मतलब अब जा रहा हूँ। एट 10 AM 10 बजे, मैं 10 बजे कॉलेज जा रहा हूँ कि 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, कोई क्या बताता है। शायद यहाँ पर ये जनरल इन्फॉर्मेशन है कि मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ। तो अगर जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है तो वर्ब की बेसिक फॉर्म को यूज करते हैं,
आई गो टू कॉलेज बोलना चाहिए। एक्शन हो रहा है ऐसा नहीं है, एक्शन होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, केवल टेम्परेरी एक्शन नहीं बता रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे कॉलेज जाने का टाइम 10 बजे का है। आई एम लिविंग हियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और कब से रह रहा हूँ, 1990 से। 1990 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीन्स को यूज किया हुआ है ना। तो आई एम लिविंग हियर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्लस टाइम दिया हुआ है आपको। कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, आई हैव बीन लिविंग आपको कहना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, आई हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट, वी हैव नो ट्रबल। देखिए ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये इसके साथ में आनी चाहिए थी थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो ये सेंटेंस होएगा वी हैव हैड नो ट्रबल विद आवर टीवी सेट सो फार। देखिए यहाँ सो फार आइडेंटिफायर लिखा था मैंने परफेक्ट टेंस का, सो फार मीन्स अभी तक। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक हमें अपने टीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई ट्रबल नहीं हुई है, यानी कि टीवी हमारे पास में 8-10 सालों से है, 10 साल हमारे पास टीवी को हो गए लेकिन ट्रबल कुछ नहीं हुई है। ये सीन यानी कि स्पेंड टाइम तो अंडरस्टूड है ना, यहाँ कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। तो कह रहा है अभी तक, बोले जाने के समय तक, पास्ट से अब तक, जब से हमने टीवी लिया था तब से अब तक, है ना, टीवी लेने का एक्शन पास्ट में हुआ था, तब से अब तक हमें कोई ट्रबल नहीं हुई है। तो बोले जाने के समय तक कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, ये वी सब्जेक्ट है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आ गया। अब थर्ड फॉर्म की आवश्यकता है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये हैव क्यों लिखा हुआ है। कुछ ना कोलोकेशंस होते हैं, जैसे परेशानी होने की अंग्रेजी ही हैव ट्रबल होता है, परेशानी होने की अंग्रेजी ही हैव ट्रबल होता है। अब इस हैव के साथ में इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड फॉर्म तो हैड बनेगी ना, वही तो है बस। द बेबी हैज क्राइंग, अभी मैंने बताया था कि हैज हैव के साथ में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये तो बच्चा चिल्ला रहा है, चिल्ला चुका है, या तो हम ये बता रहे हैं कि आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो हम बताना चाह रहे हैं कि फिलहाल चिल्ला रहा है। हैज दे रखा है तो शायद हम ये बताना चाहते हैं कि चिल्ला चुका है, अब शांत है। क्या बताना चाह रहे होंगे, शायद चिल्ला रहा है ये बताना चाह रहे होंगे। तो उसको कॉन्टिन्यूस में लिखना चाहिए, परफेक्ट में नहीं। तो द बेबी इज क्राइंग ऐसे बोलना चाहिए, बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट, ये टाइम क्लोज आ गई आपकी, टाइम एज सुन एज ज्यों ही, ये टाइम को शो कर रहा है ना। देखिए टाइम और कंडीशन, ये पॉइंट मैंने पहले भी आपको पढ़ाए थे। अगर टाइम और कंडीशन, जैसे इफ बताया था ना कंडीशन को, टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में एग्जामिनर की फेवरेट एरर है ये कि वो विल या शैल दे देता है। आपको ध्यान रखना है कि टाइम और कंडीशन क्लोज में कभी भी विल और शैल को यूज नहीं करना। करना है तो किसको यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है ना। विल और शैल को यूज करना इनकरेक्ट हो जाता है यहां पर। टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में विल और शैल का यूज नहीं करेंगे, ये बता देना अपने दोस्तों को भी। चलिए तो आगे की बात करते हैं। एरर तो मिल गई ना, एज सुन एज आई रीच, विल शैल हटा देंगे, आई रीच कानपुर। दूसरे वाली क्लोज में विल शैल का यूज हो सकता है, टाइम और कंडीशन वाली में विल शैल नहीं आएगा, दूसरे वाली में आ जाएगा। ऐसे ही टाइम और कंडीशन वाली में वुड नहीं आएगा, दूसरे वाली में वुड आ जाएगा। ऐसे ही टाइम और कंडीशन वाली में वुड हैव नहीं आएगा, दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव आ सकता है। ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं तीनों, इनको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, इनको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाले टीचर 10-10, 15-15 दिन पढ़ा देते हैं इन चीज़ों को, जो आपसे 8-10 हज़ार रुपये लेते हैं फीस के, ठीक है ना। चलिए, ही डज नॉट अंडरस्टैंड, डू डज के साथ में कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता नहीं। हमने पढ़ा था कि डू डज डी के साथ में प्योर वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी, एस भी नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड्स में से आपको एस ड्रॉप करना पड़ेगा। आपका सेंटेंस होगा ही डज नॉट अंडरस्टैंड इवन सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट, व्हेन आई विल सी हिम, जब मैं उसको मिलूंगा, उसको देखूंगा। अभी मैंने बताया था टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में विल शैल नहीं आता है, तो सेंटेंस इसी पार्ट में एरर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए, व्हेन आई सी हिम ऐसा कहना चाहिए। मैंने कहा था टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में विल शैल नहीं आता है, दूसरे वाली क्लोज में आ सकता है, ठीक है। तो दूसरे वाली में विल शैल का यूज ठीक है, व्हेन वाली में नहीं आएगा। नेक्स्ट, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले। ही विल हैव लेफ्ट द क्लासरूम, वह क्लास से जा चुका होगा, यानी कि एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं। वह क्लास से चला जाएगा इससे पहले कि तुम आओगे, यानी कि तुम्हारे आने का एक्शन पास्ट में होगा, पास्ट में हो चुका कि आगे होगा, आगे होएगा ना। इससे पहले कि तुम आओगे वह चला जाएगा, तुम्हारे आने से पहले वह क्लासरूम से चला जाएगा, यानी कि तुम्हारा एक्शन, तुम्हारे आने का एक्शन भी फ्यूचर में होगा और उसके जाने का एक्शन भी फ्यूचर में होगा, यानी कि दोनों बातें हम फ्यूचर में बता रहे हैं। अब फ्यूचर में 2 बार विल शैल का यूज नहीं कर सकते क्योंकि बिफोर टाइम को शो करता है। तो टाइम वाली क्लोज में फ्यूचर तो हम लिख नहीं सकते, तो किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। भाई सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, सेकंड फॉर्म तो पास्ट को बताती है।
सेकंड फॉर्म तो पास्ट को बताती है, सेकंड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती, बातें फ्यूचर की कर रहे हैं। विल हम इसलिए नहीं लिख सकते, बिफोर यू विल कम हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर टाइम को बताने वाला वर्ड है। तो क्या करेंगे, विल शैल को हटा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बच जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो बिफोर यू कम, सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा, बिफोर यू कम आपको लिखना पड़ेगा। बिफोर यू कम ही विल हैव लेफ्ट द क्लास। अच्छा, ये जो दूसरे वाली क्लॉज है, ही विल हैव लेफ्ट, कौन सा टेंस है? आप कहोगे सर फ्यूचर का है, विल शैल आया हुआ है। सर परफेक्ट है, हैव भी तो आया हुआ है, थर्ड फॉर्म आ रखी है, यानी कि सेंटेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसको लिख लें एक बार। चलिए, इसको आपने मुझे बताया कि सर ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, इसके साथ में पेयर में कौन सा टेंस यूज किया हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यानी कि एक नोट बन गया हमारे पास में ये कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में पेयर में कौन सा टेंस यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। नोट करो इसको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नोट किया क्या? जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का पेयर होता है, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेयर होता है। दोनों चीजें आप नोट कर लेना, फ्यूचर परफेक्ट के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए, ही हैज ऑलवेज कम्स लेट। ऑलवेज यानी कि सदैव, सदैव ही वह देरी से आता है, ऐसा बताएंगे। ऐसा अगर हम बता रहे हैं तो फिर हैज की आवश्यकता नहीं है। ही ऑलवेज कम्स लेट वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हमेशा देरी से आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट ऐसा कहेंगे। नेक्स्ट, ये नंबर चेंज हो गया यहाँ पर, इसका बिना नंबर के पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। ही गो टू स्कूल एवरी डे, वह रोजाना स्कूल जाता है, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी भी जाता है। अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। कोई भी वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस या ईएस आया हो, तो इसलिए हमें यहाँ पर गोज कहना पड़ेगा। ही गोज, ही एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन आएगी, सिंगुलर आएगी। ही गोज टू स्कूल बोलना चाहिए। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर गोइंग, बच्चे जा रहे हैं, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट है, इजारम आईएनजी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। टू स्कूल, स्कूल में, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। एट 10 AM 10 बजे डेली, तो उनका टेम्परेरी एक्शन है, ये रूटीन है उनका। भाई हाँ, आप बच्चों के स्कूल जाने की टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि रूटीन बता रहे हो? रूटीन बता रहे हो ना, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसी बात बता रहे हो जो सच्ची है। बच्चे 10 बजे स्कूल जाते हैं, तो जब आप किसी का रूटीन बताना चाहते हैं, रूटीन और हैबिट, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। रूटीन और हैबिट आप किसी को बताते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो आपको सेंटेंस बोलना चाहिए द चिल्ड्रन गो, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, ऐसे बोलना चाहिए। नेक्स्ट, गोपाल विल गो टू भागलपुर ऑन 10th February, गोपाल भागलपुर जाएगा 10 फरवरी को। देखिए आम बोलचाल में हम इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं, करेक्ट है, फ्यूचर का मूड है, गोपाल का फ्यूचर का मूड है 10 फरवरी को भागलपुर जाने का। हो सकता है उसका मूड ना भी हो, 10 फरवरी में आपको वो अपने घर पर ही मिले, आप पूछो भाई भागलपुर नहीं गए, वो कहेगा यार मूड नहीं हुआ, नहीं गया। तो ये सेंटेंस यहाँ करेक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी का आपको फ्यूचर का प्लान बताना हो, इंटेंशन बताना हो, है ना, अगर प्लान बताना हो तो हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज भी कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, गोपाल इज गोइंग, गोपाल इज गोइंग टू भागलपुर ऑन 10th February। इज गोइंग का मतलब है आप उसकी प्लानिंग बता रहे हो, ठीक है ना। और अगर विल गो का यूज करना चाहते हो तो आप उसका मूड बता रहे हो। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। कुछ बुक्स में कभी कुछ और लिखा होता है, कुछ में कुछ और लिखा होता है। मैं दोनों चीजें बता देता हूँ कि विल गो को आप तब यूज करें जब आप केवल उसके मूड की बात बताना चाहते हो कि उसका मन है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बताना चाहो उसकी प्लानिंग है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज कर सकते हो। तो किसी की फ्यूचर टाइम में कोई काम करने की प्लानिंग हो, कोई प्रोग्राम किसी ने बना रखा हो, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हो। द इंस्टीट्यूट विल रीओपन इन मार्च, देखिए इंस्टीट्यूट मार्च में रीओपन होगा, ये मूड है कि प्लान है, वेल प्लान रहे ना। जो चीजें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती हों, प्लानिंग से होती हों, जिनके लिए कोई मैनेजमेंट किया जाता हो, अगर वो चीजें फ्यूचर में होने की आपको बात बतानी हो तो उसके लिए आप फ्यूचर को यूज मत करना, उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना चाहिए। तो द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन मार्च, ऐसे आपको बोलना चाहिए। विल शैल का यूज ना करें, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आप चाहो तो एक नोट बना सकते हो, फ्यूचर टाइम में होने वाले किसी एक्शन को बताने के लिए जो प्लान्ड हो या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होने वाला हो, तो उसके लिए विल शैल को यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 100 सेंटेंस कर लिए हैं। आप कहोगे सर 100 नहीं हुए, स्टार्टिंग तो आपने 11 से की थी। चलो डोंट वरी, तो आज पूरी सेंचुरी एक आपको लगा देनी है,
अभी तक तो दूसरों की सेंचुरीज पर आपने क्लैपिंग की थी ना, आज रिकॉर्ड नहीं बन जाएगा एक ही क्लास में 100 सेंटेंस डिस्कस करने का? बता देना, चिल्ला चिल्ला कर बता देना अपने अपने दोस्तों को यार, अपने है ना जो आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं सबको बता देना, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देना कि तेरे भाई ने है ना 100 सेंटेंस किए हैं डिस्कस और टेंस आ गए तेरे भाई से, है ना। चलिए, हाँ तेरी बहन से भी कह सकते हैं, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी इक्वली बात होती है। चलिए 101 की बात करें, इफ ही केम हियर, अगर वह यहां आया। मैंने आपको बताया था इफ वाली क्लोज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो दूसरे वाली में विल शैल आ सकता है, इफ वाली क्लोज में अगर पास्ट इंडेफिनिट आए तो दूसरे वाली में वुड आता है। देखिए अगर यहां पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सीधी सी बात है यहां भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए भाई, या तो बातें पास्ट की करेंगे या प्रेजेंट फ्यूचर की करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो और यहाँ पर हमने विल का यूज किया हुआ हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है। चलो देख लेते हैं, इफ ही केम हियर आई विल हेल्प हिम, यानी कि यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। आया नहीं वो अभी तक, यदि वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, यानी कि ऐसा पॉसिबल है, ये रियल कंडीशन है ना, अगर वह यहाँ आ जाए तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। तो मेरा उसकी मदद करना डिपेंड करता है उसके यहाँ आने के ऊपर, अगर वो आता है तो मैं मदद कर दूंगा, नहीं आता है तो नहीं करूंगा। तो कंडीशन क्या है उसके आने की, अगर वह आता है तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। देखिए जब आपको इस तरह से कोई कंडीशनल सेंटेंस बताने हो जो प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड हो, है ना, और जो हो सकते हो पॉसिबल हो, इसको हम प्रेजेंट की रियल कंडीशन कहते हैं। मैं आपको एक पॉइंट लिखा देता हूं, प्रेजेंट की रियल कंडीशन बताने के लिए इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं और दूसरे वाली क्लोज में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, क्या शो करने के लिए, प्रेजेंट रियल कंडीशन, है ना, प्रेजेंट की ऐसी कंडीशन जो वास्तविक हो। तो इफ वाली क्लोज में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे वाली में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरे वाली में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो दे रखा है आपको, आई विल हेल्प हिम, तो यहीं पर प्रॉब्लम है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ही कम्स, कम्स क्यों लिखा, एस क्यों जोड़ा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर भी तो था ना, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। हिंदी में देखो आप क्या कह रहे हैं इसको, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। आप कहोगे सर आएगा क्या के लिए इसमें तो आपने विल नहीं लिखाया, भाई क्योंकि ये कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस में या समय और शर्त को बताने वाले वाक्यों में विल शैल आता नहीं है, हिंदी में बोलने में आ सकता है, इंग्लिश में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अनलेस दे विल नॉट लेबर हार्ड। देखिए पहली तो बात यह है कि अनलेस और अनटिल का आप यूज समझ लीजिएगा, अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों में नॉट इंक्लूड होता है, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया था अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस का मीनिंग होता है इफ नॉट, दोबारा से लिखा देता हूं, अनलेस का मीनिंग आप लिख लेंगे इफ नॉट, यदि नहीं, और एक होता है अनटिल, अनटिल का मीनिंग होता है टिल नॉट, तो यानी कि इनमें नॉट ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर नॉट इनमें ऑलरेडी इंक्लूड है तो दूसरा नोट इनके साथ नहीं आना चाहिए। एक एरर तो आपको ये समझ में आ गई, ध्यान रखना, एग्जामिनर देता है इस तरह के एरर को, अनलेस के साथ में नॉट को यूज नहीं करते हैं, अनटिल के साथ में नॉट को यूज नहीं करते हैं। प्लस दूसरी बात, अनलेस इफ को शो कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल वाले सेंटेंस में विल शैल नहीं आता, अभी हमने पढ़ा था। कंडीशनल वाली क्लोज में विल, वुड और वुड हैव कभी नहीं आएगा, फिर से नोट कर लेना, कंडीशनल वाली क्लोज में विल, वुड और वुड हैव कभी नहीं आएगा। द सन इज राइजेज, देखो इजारम के साथ में कभी एस वाली फॉर्म नहीं आती, इजारम के साथ में मैंने आपको पढ़ा था, इजारम वाजवर के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, एक्शन चल रहा है। तो यहां द सन इज राइजेज इन द ईस्ट एंड इज सेट्स इन द वेस्ट, जैसे इंग्लिश बहुत कमजोर होती है फिर भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से बोल देते हैं ना, है ना। तो यहां पर जब आप जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, रूटीन बताना चाहते हो, फैक्ट बताना चाहते हो, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, उसके साथ में एस को, इजारम को यूज नहीं करते। तो आपका सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, सेंटेंस होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य ईस्ट में निकलता है वेस्ट में छिप जाता है, ठीक है ना। चलिए, इज नहीं आया, इज हटाना है दोनों जगह से। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग टायर्ड, मैं टायर्ड फील कर रहा हूं, कैसे फील कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं या फील करने के लिए, कुछ भी नहीं, हाथ पैर हिला रहा हूं नहीं, है ना। तो आप अपनी अवस्था को शो कर रहे हो, फिलहाल मेरी अवस्था कैसी है, तो आई फील टायर्ड ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है ना। शी लुक्स ब्यूटीफुल टूडे, वह आज सुंदर दिखाई पड़ती है, यानी कि उसका ब्यूटीफुल दिखाई पड़ना टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं, आज ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रही है ना। तो टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए आप इंडेफिनिट टेंस को यूज नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं।
टेम्परेरी एक्शन को बताने के लिए, तो आपको बोलना चाहिए शी इज लुकिंग। टेम्परेरी एक्शन को बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना चाहिए। इंडेफिनिट टेंस तो परमानेंट एक्शन को यूज करता है। देखिए अगर यहाँ पर टुडे ना दिया गया होता तो आप कैसे कह सकते थे कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल दिखती है ना। लेकिन यहाँ पर टुडे आपको हिंट कर रहा है कि परमानेंट बात नहीं है। एग्जामिनर जहां भी क्वेश्चन होता है ना वहां पर हिंट जरूर होता है। तो यहाँ पर टुडे का मतलब है कि ये केवल आज की बात है, रोजाना की नहीं है। आज की बात है तो टेम्परेरी है, टेम्परेरी बातें बताते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो इसके लिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज किया गया है, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट, वी आर सरप्राइजिंग टू सी हर हियर। हम सरप्राइज कर रहे हैं उसको यहां देखकर। अच्छा, अगर आप मुझे अपने घर पर देखें अचानक ही, तो आप सरप्राइज करने के लिए क्या करेंगे, कितनी देर तक करेंगे? क्या सरप्राइज करने के लिए कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है कि हम सरप्राइज कर रहे हैं? कैसे कर रहे हो भाई, एक बार करके दिखाना। नहीं कर रहे होते ना, लंबे समय, मतलब एक बार आप कर सकते हो, लेकिन क्या 8-10 मिनट तक कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी सरप्राइजिंग शो करने के लिए? नहीं। तो हम ऐसा होता है कि हम सरप्राइज हैं, आश्चर्यचकित हैं, तो ऐसा होना दिखाने के लिए आईएनजी फॉर्म को यूज नहीं करेंगे। ऐसे सेंटेंस में सरप्राइज्ड को यूज करते हैं। आई एम सरप्राइज्ड ऐसे बोलते हैं, आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइजिंग मत बोलना आप कभी भी, ठीक है ना। तो वी आर सरप्राइज्ड, हम सरप्राइज्ड हैं। कैसे हैं हम कैसे हैं? हम आश्चर्यचकित हो गए हैं। चलिए, नेहा डज नॉट टॉट देम, नेहा उनको पढ़ाती नहीं है। तो नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने डज को यूज किया है। अब हमने पढ़ा था डू डज डिड के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए टीच। नेहा डज नॉट टीच देम, ठीक है। नेक्स्ट, डू डज डिड के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना आईएनजी फॉर्म आएगी, ना सेकंड थर्ड फॉर्म आएंगी। नेक्स्ट है डू नेहा टीचेस देम, क्या नेहा उन्हें पढ़ाती है? अब आप देख रहे हैं कि नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होना चाहिए था। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, डज नेहा। और जब हमने डू डज को यहाँ पर यूज कर लिया है तो फिर SEIS नहीं आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टीच, तो सेंटेंस होगा डज नेहा टीच देम, क्या नेहा उनको पढ़ाती है। नेक्स्ट, व्हेन नेहा टीचेस देम, नेहा उनको कब पढ़ाती है? अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है व्हेन, क्वेश्चन वर्ड है। जब भी आप किसी क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं ना, तो उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब जरूर यूज करते हैं, डू डज डिड, ठीक है ना। तो क्योंकि यहां पर हिंट मिल रहा है आपको कि प्रेजेंट की बात हो रही है, टीचेस दिया हुआ है, प्रेजेंट का हिंट है, तो आपको प्रेजेंट शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले यहां पर लिखनी पड़ेगी, व्हेन डज नेहा। और जब हमने डज लिख लिया तो फिर ऐसे और यस ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका सेंटेंस हो जाता है व्हेन डज नेहा टीच देम, नेहा उनको कब पढ़ाती है। जब भी आप कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, और मेन वर्ब वगैरह इसके बाद में आता है। ये स्ट्रक्चर आपको पहले से मालूम होगा, शायद नहीं मालूम है जिन स्टूडेंट्स को वो नोट कर लें, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस पर, आपकी सेंचुरी पूरी होने वाली है। ही इज रीड नाउ, ही इज रीड नाउ। अब नाउ क्या शो कर रहा है कि एक्शन बोले जाने के समय का है, फिलहाल का है, टेम्परेरी है। अगर बोले जाने के समय केवल टेम्परेरी एक्शन है तो एक्शन कंटिन्यू होगा, चल रहा होगा, तो इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए ही इज रीडिंग नाउ, अब वह इस समय पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी सेंचुरी हो गई। 100 सेंटेंस मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं, स्पीड थोड़ी फास्ट थी, आप चाहो तो एक बार दोबारा से देख लेना, सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास शायद आपको अच्छी लगी होगी तो आप